जिस प्रकार प्रकृति में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, वैसे ही राजनीति में भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। जैसे प्रकृति में जिस जीव की जितनी ज्यादा संख्या होती है उसके सर्वाइवल के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं, वैसे ही राजनीति में जिसके पास जितना ज्यादा संख्या बल है वो भी उतना ही ज्यादा सर्वाइव करता है। उसको एक्सटेंड करना इतना आसान नहीं है। इसलिए जब हम लोग संसद में देखते हैं कि जिस राज्य का जितना ज्यादा प्रतिनिधित्व, चाहे राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, उसी राज्य के अनुसार सरकारें बनती है। तो सरकारें बनाने के लिए सीटें चाहिए, सीटें लेने के लिए उस राज्य के अंदर उतनी सीटों का अलॉटमेंट जरूरी हो जाता है। इसीलिए हमारे आज के सेशन में हमारे द्वारा देखा जाएगा कि हिंदुस्तान की संसद में कौन से राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है और जनसंख्या वार कितना प्रतिनिधित्व है, कि किस राज्य को लोकसभा में कितनी सीटें, राज्यसभा में कितनी सीटें, उसकी जनसंख्या कितनी है और उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर कितनी विधानसभा की सीटें हैं। यानी यहाँ पे हमारे द्वारा कंपैरेटिव स्टडी की जाएगी जनसंख्या की और संसद और विधानसभाओं में रिप्रेजेंटेशन की। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं कि राज्यवार जनसंख्या के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के अंदर सीटों की संख्या, तो हिंदुस्तान की जनसंख्या आज की तारीख 24 अक्टूबर 2024 को लगभग 1 अरब 45 करोड़ हो चुकी है और 1 अरब 45 करोड़ के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी भारत बन गया है। सबसे बड़ा जो राज्य आता है हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पास में लोकसभा की 80 सीटें हैं और उसका जो पॉपुलेशन परसेंटेज है, हिंदुस्तान की टोटल पॉपुलेशन के अंदर 17% अकेले उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है। 80 सीटें लोकसभा में मिली तभी उत्तर प्रदेश को। उसके बाद राज्यसभा में भी इनके पास में सर्वाधिक 31 सीटें हैं। इसके बाद में इनकी विधानसभा में 403 सीटें हैं। फिर नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की जनसंख्या भारत के परिप्रेक्ष्य में 9.1% है। इनको सीटें मिली लोकसभा में 48 और राज्यसभा के अंदर 19। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटों पर चुनाव होते हैं। इसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का। 7.1% जनसंख्या इनकी भारत में आती है और यहां पर 42 लोकसभा की सीटें हैं, 16 राज्यसभा की सीटें दी गई हैं और इनके लिए जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो 294 सीटों पे होते हैं। फिर नंबर आता है बिहार का 9.2% और यहाँ पे लोकसभा की सीटें 40 हैं, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 243। यहाँ पे एक फैक्ट हमारे को देखने को मिला कि बिहार की जनसंख्या महाराष्ट्र से भी ज्यादा है, पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र में जहां लोकसभा के अंदर 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, जबकि बिहार में 40 सीटें हैं और महाराष्ट्र के अंदर राज्यसभा की 19 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या बिहार से कम है, लेकिन दोनों के अंदर राज्यसभा की सीटें बराबर है। तो यहाँ पे ये जो जनसंख्या है इसका भी फ्लक्चुएशन चलता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सीटों का अलॉटमेंट किया गया था ये 1971 की जनसंख्या के अनुसार फिक्स कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे जिसकी जितनी जनसंख्या की भागीदारी होगी उतना ही उसको रिप्रेजेंटेशन हमारी संसद में ज्यादा मिलेगा। इसीलिए आजकल एक बड़ी यहां पर बहस छिड़ रही है। दक्षिण भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे पहले आते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनके द्वारा कह दिया जाता है कि स्थानीय निकायों में उन्हीं ही लोगों को रिप्रेजेंटेशन, उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा जिनके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं। जब ऐसा ही हम लोग उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि स्थानीय निकायों में केवल वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकेंगे जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं। तो साउथ इंडिया में अलग प्रकार की बात आ रही है जनसंख्या को लेके, नॉर्थ इंडिया में अलग प्रकार की बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग मामले हो सकते हैं। पहला कि साउथ इंडिया के अंदर प्रजनन दर घट चुकी है। राष्ट्रीय औसत जहां पर प्रजनन दर का 2.1% है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर 1.6% ही बचा है। इसके अलावा जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं उत्तर प्रदेश का, तो इनके पास में जनसंख्या विस्फोट हो रखा था और इनका 80 सीटें मिल रही है इनके पास में। तो इनको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है,
साउथ इंडियन स्टेट्स के अंदर उनको अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ानी है, इसके अलावा संसद के अंदर भी भागीदारी बढ़ानी है। क्योंकि जब हम लोग इनकी कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तब हमें पता लगेगा कि उनके द्वारा ऐसी बातें क्यों कही जाती है। क्यों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन कह देते हैं कि हर नवदंपति को 16-16 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि जब बच्चे होंगे तभी जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तभी परिसीमन जब होगा उसके अंदर राज्य की लोकसभा राज्यसभा के अंदर भागीदारी बढ़ेगी। फिर जब बिहार के बाद में हम आगे आते हैं तो तमिलनाडु आ गया। तमिलनाडु की जनसंख्या केवल 5.5% ही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 17% है। इस तमिलनाडु को लोकसभा में 39 सीट मिली हुई है, यानी उत्तर प्रदेश से आधी सीटें हैं। तब ये चाहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन वहां पे ज्यादा बढ़े। इसके अलावा राज्यसभा में केवल 18 सीटें हैं और इनकी विधानसभा में 234 एमएलए चुन के जाते हैं। इसीलिए जब इस कंपेरेटिव स्टडी में हम लोग पाते हैं कि ज्यादातर जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं वो उत्तर प्रदेश से जो व्यक्ति जीत के आया वही प्रधानमंत्री बना, भले ही नेहरू जी हो या वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उत्तर प्रदेश से ही जीत के आए हैं। तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर सरकारें संख्या के आधार पे बनती है, सरकारें सीटों के आधार पे बनती है। इसलिए साउथ इंडियन स्टेट्स को जब हम लोग देखते हैं, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, नाम खत्म हो जाते हैं प्रधानमंत्रियों की लिस्ट के अंदर, क्योंकि वहां पर उतना सीटों का संख्या नहीं है। सीटों की संख्या जब उत्तर भारतीय राज्यों में है तो प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा बन जाती है। फिर जब हम लोग मध्य प्रदेश में आते हैं तो वहां पे 6.3% जनसंख्या हिस्सेदारी है भारतीय जनसंख्या में। 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश के पास में है, 11 राज्यसभा में इनको मिलती है और 230 इनकी विधानसभा के अंदर है। फिर कर्नाटक 4.8% जनसंख्या है, 28 लोकसभा में सीटें हैं, 12 राज्यसभा में और 224 विधानसभा के अंदर। फिर गरवी गुजरात, गुजरात की 5.2% जनसंख्या है, सीटें लोकसभा में 26, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 182। तो यहां पे एक पॉइंट और निकल के आया कि जरूरी नहीं कि आपकी जिस कंपैरिजन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में सीटें हो उसी अकॉर्डिंग विधानसभा में भी सीटों की संख्या हो। विधानसभा में यानी एक सेट ट्रेंड अकॉर्डिंग नहीं है, यहां पे फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। हम लोग एक क्लियर ट्रेंड नहीं कह सकते कि जिस राज्य की जितनी ज्यादा आबादी है या जिस राज्य की विधानसभा सीटें जिस राज्य की लोकसभा सीटें जितनी ज्यादा हैं उतनी उसकी विधानसभा सीटें भी ज्यादा होगी। यह भी यहां पे सेट ट्रेंड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुजरात के अंदर लोकसभा में तो हमें सीटें मिल रही है 26 और जबकि हम लोग जब विधानसभा में आते हैं केवल 182 सीटें, तो ये कंपेरेटिवली डाउन होता जाता है। वहीं राजस्थान से जब कंपेयर करते हैं, राजस्थान की जनसंख्या इससे ज्यादा है, 5.9% है। राजस्थान को लोकसभा में 25 सीटें मिलती हैं, राज्यसभा में 10 सीटें मिलती हैं और विधानसभा में 200। तो इन दो ही राज्यों की जब स्टडी कर लेते हैं कंपैरिजन, तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, राजस्थान के अंदर गुजरात से कम लोकसभा की सीटें हैं, गुजरात से कम राज्यसभा की सीटें हैं, लेकिन विधानसभा की सीटें 18 ज्यादा है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और राजस्थान की जनसंख्या गुजरात से ज्यादा है 0.7%। तो यहां पे ये फ्लक्चुएशन आ सकता है। दूसरी बात, जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं संसद के अंदर या विधानसभा में तो वहां पे एरिया मैटर नहीं करता। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या राजस्थान से ज्यादा है, एरिया कम है, बावजूद इसके वहां पर 403 सीटें, राजस्थान में 200 विधानसभा में सीटें। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन यहां पर विधानसभा की सीटें 200 ही है, तो एरिया भी मैटर नहीं करता। ये फ्लक्चुएशन आ सकता है। फिर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 3.8% ही आबादी है, 25 इनको लोकसभा की सीटें मिली हुई है। पहले तेलंगाना साथ में था, तो तेलंगाना हटने के बाद 17 सीटें तेलंगाना के पास में चली गई, तो 25 इनके पास में बची, 11 इनके पास राज्यसभा में सीटें और इनकी विधानसभा में 175 सीट ही है। फिर आता है हमारा ओडिशा। ओडिशा में 3.3% आबादी है हिंदुस्तान की, 21 सीटें उनके पास में, 10 राज्यसभा में, 147 सीटों वाली उड़ीसा में विधानसभा है।
फिर केरल 2.6% आबादी का हिस्सा है। सीटें लोकसभा में 20 हैं, राज्यसभा में 9 है और 140 सीटें विधानसभा के अंदर है। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अलग हो गया अब। तो यहां पे 2.7% आबादी है। 17 इनको लोकसभा में सीटें हैं, 7 राज्यसभा में और इनकी विधानसभा में 119 एमएलए होते हैं। फिर है असम, 2.6% आबादी है, 14 लोकसभा की सीटें, 7 राज्यसभा की सीटें और 126 सीटों वाली विधानसभा। झारखंड में 2.9% आबादी है, 14 इनकी लोकसभा की सीटें, 6 राज्यसभा की सीटें और 81 यहां पर विधानसभा की सीटें हैं। पंजाब में 2.2% आबादी है, 13 लोकसभा सीटें, 7 राज्यसभा सीटें, 117 विधानसभा की सीटें। अब आबादी को देखना है, पंजाब, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की जब आबादी हम लोग देखते हैं तो इनकी हिस्सेदारी लगभग 2.2% है, यानी बराबर सी आबादी है तीनों राज्यों की। लेकिन जब लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में इनकी भागीदारी देखते हैं तो पंजाब को तो जहां 13 लोकसभा सीटें मिली, छत्तीसगढ़ को केवल 11 और हरियाणा को 10 लोकसभा सीटें ही मिली, जबकि इनकी पॉपुलेशन 2.2% हिस्सेदारी रखती है भारतीय जनसंख्या में। राज्यसभा सीटों में देखते हैं तो पंजाब को 7, छत्तीसगढ़ को 5 और हरियाणा को 5। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ हरियाणा को बराबर है, लेकिन पंजाब से कम है। विधानसभा में इंटरेस्टिंग है, छत्तीसगढ़ हरियाणा की 90 सीटें बराबर कर दी, लेकिन यहां पर पंजाब से कम है। तो हिंदुस्तान के अंदर 90 सीटों वाली 3 विधानसभाएं हैं, छत्तीसगढ़ की, हरियाणा की और जम्मू और कश्मीर की। लेकिन जम्मू और कश्मीर से इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आगे देखेंगे। फिर दिल्ली, 1.6% आबादी है दिल्ली की, 7 इनको लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा में और 70 विधानसभा के अंदर एमएलए जाते हैं। फिर बात आई जम्मू और कश्मीर की, 1% आबादी का हिस्सा है जम्मू और कश्मीर का, लेकिन इनके पास में 5 लोकसभा की सीटें हैं, 4 राज्यसभा की सीटें हैं और 90 विधानसभा के अंदर सीटें। अब यहां पे 90 ये तो चुन के जाएंगे, इसके अलावा वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनके पास में 5 नॉमिनेट करने का भी अधिकार है। वैसे दूसरे राज्यों के अंदर एंग्लो इंडियन नॉमिनेट हुआ करते थे, लेकिन यहां पे ये प्रावधान कर दिया कि जो कश्मीरी पंडित हैं, महिलाएं हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो व्यक्ति आए उनमें से 5 जने नॉमिनेट कर दिए जाएंगे। तो यहां पर देखा हम लोगों ने 5 लोकसभा, 4 राज्यसभा, 90 विधानसभा में। फिर उत्तराखंड, 0.8% पॉपुलेशन भागीदारी, 5 इनकी लोकसभा में सीटें हैं, 3 राज्यसभा में, 70 विधानसभाओं वाला यहां पर। हिमाचल प्रदेश 0.5%, 4 यहां पे लोकसभा की सीटें, 3 राज्यसभा की और 68 यहां पर विधानसभा की सीटें हैं। मेघालय 0.2% आबादी, 2 इनको लोकसभा में सीटें, 1 राज्यसभा में और 60 विधानसभा सदस्य हैं इनके। मणिपुर 0.2%, 2 लोकसभा सदस्य चुन के आते हैं यहां से, 1 राज्यसभा में और विधानसभा में 60 एमएलए हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश 0.1% पॉपुलेशन भागीदारी है, जम्मू कश्मीर की 1% है, अरुणाचल प्रदेश की 0.1% है। यहां पर 2 एमपी चुन के जाते हैं लोकसभा में, 1 एमपी चुन के जाते हैं राज्यसभा में, विधानसभा में 60 सीटें हैं। फिर गोवा 0.1% आबादी का हिस्सा है, जितना अरुणाचल प्रदेश का उतना ही गोवा का, इसलिए 1987 में दोनों एक ही साथ यहां पर राज्य भी बने थे। इनके पास में भी 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीट, लेकिन विधानसभा सीट केवल 40 ही है। त्रिपुरा 0.3% आबादी है, 2 लोकसभा की सीटें, 1 राज्यसभा में, 60 यहां पर एमएलए होते हैं। नागालैंड 0.16% आबादी, 1 लोकसभा में, 1 राज्यसभा में, 60 विधानसभा में सीटें हैं। पुदुचेरी ये यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी हिंदुस्तान में अभी 3 है जहां पर विधानसभा है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के अंदर, जम्मू और कश्मीर और पुदुचेरी, इनके लिए 3 जगह विधानसभाएं बनी हुई है अलग अलग। और बाद में अभी मुद्दा भी उठ रहा है कि जम्मू कश्मीर को ज्यादा दिन तक यूनियन टेरिटरी नहीं रखेंगे और जल्द ही उसे
स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। बाकायदा वहां की कैबिनेट ने यह प्रस्ताव भी पारित कर दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज भी दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार को भी भेज रहे हैं, लेकिन वहां पे चुनौती आ रही है सुरक्षा कारणों को लेके। वहां की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अभी वो पोजीशन नहीं आई है कि यहां पर जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से राज्य बना दिया जाए, क्योंकि अगर राज्य बना दिया जाएगा तो राज्य सरकार का पुलिस एजेंसियों, सुरक्षा एजेंसियों पर हस्तक्षेप बढ़ेगा और उस इंटरफेरेंस के कारण वहां पे सुरक्षा चुनौतियां आ सकती है। अभी वो डायरेक्ट अपने अकॉर्डिंग काम कर रही है और जितने भी ऑपरेशन उन्हें चलाने होते हैं वो आसानी से चला पाती हैं, ताकि आतंकवाद को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाए। और एक तरह से पूरी वहां पर जब शांति आ जाएगी तब वहां पे उनके द्वारा भी कह दिया जाएगा कि अब जम्मू कश्मीर को राज्य बना दो। तो इससे रिलेटेड तो पुदुचेरी में विधानसभा भी है, तो पुदुचेरी से एक तो लोकसभा सदस्य जाते हैं और एक राज्यसभा सदस्य जाते हैं। 30 विधानसभा सदस्य हैं यहां पर। 70 तो है दिल्ली में, 90 है जम्मू कश्मीर में, 30 है पुदुचेरी में, गोवा में 40 थे। चंडीगढ़ से 0.09%। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है और अपने आप में यूनियन टेरिटरी भी है, यह भी देखने लायक बात है यहां पर। इसलिए चंडीगढ़ से अलग से ही तो लोकसभा की सीट है एक, राज्यसभा का यहां पे नहीं है, ऑलरेडी पंजाब को दे दिया गया है। यहां पे सिक्किम 0.05%, एक लोकसभा की सीट, एक राज्यसभा की सीट और 32 यहां पर एमएलए होते हैं। फिर आता है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, 0.03% आबादी है, एक यहां पर लोकसभा की सीट है, राज्यसभा सीट यहां पर नहीं है, यूनियन टेरिटरी। फिर आती है दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। पहले ये अलग अलग हुआ करते थे लेकिन अब इनको एक कर दिया गया है, तो इनकी पॉपुलेशन है 0.05% और इनको सीटें जब अलग अलग थे तब तो एक लोकसभा में थी दमन एंड दीव को, एक थी दादर और नगर हवेली को। अब दोनों को एक कर दिया गया है तो 2 लोकसभा में इनके पास में सीटें हैं। फिर है लक्षद्वीप, 0.01% इनकी पॉपुलेशन है और एक लोकसभा सीट यहां से जाती है। फिर लद्दाख, लद्दाख की भी एक लोकसभा सीट है। अब जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019 का, उससे जम्मू और कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तब लद्दाख को भी उससे अलग कर दिया गया था। अब लद्दाख अपने आप में एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख के द्वारा भी अभी 6 शेड्यूल में शामिल होने की मांग की जा रही है। वो चाहते हैं कि हमारी भी विधानसभा हो, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथों में हो, लेकिन उनको पार्लियामेंट में एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, एक लोकसभा की सीट उनके पास में है। फिर है मिजोरम, एक लोकसभा में, एक राज्यसभा में और 40 विधानसभा के अंदर यहां पर सदस्य चुन के आते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में किस राज्य के अंदर कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें और कितनी विधानसभा की सीटें हैं, और ये जब सारी मिल जाती है तो उस राज्य का रिप्रेजेंटेशन यही सीटें डिसाइड करती है और इन्हीं सीटों के अनुसार उनका महत्व लोकसभा, राज्यसभा अर्थात संसद में रहता है। इसके अलावा जिस राज्य की विधानसभा में जितने ज्यादा एमएलए होते हैं उनका प्रभाव तब पड़ता है जब वहां पर राज्यसभा सदस्यों को चुनना होता है या जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। तो एमएलए की भागीदारी जनता के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उस राज्य का महत्व बढ़ा देती है। इसीलिए यहां पर देखा जाता है कि जनसंख्या का भी महत्व है और सीटों का भी महत्व है, क्योंकि लोकतंत्र में बेसिकली शासन लोगों के द्वारा लोगों का शासन होता है, तो जनसंख्या का ऑटोमेटिक महत्व ही रहेगा।